शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हाँ, बिल्कुल सभी साथियों को जो है जुड़ जाइए एक बार सभी साथी। हम लोग आधुनिक कालीन गद्य विधाओं की बात कर रहे हैं मित्रों, और आज हम लोग जो हैं वो निबंध विधा भाग 8 जो हैं वो आपके सम्मुख हैं। उम्मीद करता हूं कि आरंभिक जो 7 भाग हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहे हैं। आज इस 8वें भाग में हम बात कर रहे हैं मित्रों शुक्लोत्तर युगीन निबंध। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, 4 विकास क्रम की दृष्टि से संपूर्ण निबंध साहित्य को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, और हम 3 युग पढ़ चुके हैं, और चौथा और अंतिम युग है मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार, जिसे हम समकालीन निबंधकार भी कह सकते हैं। और देखिए ये जो युग हैं, इस युग के निबंधों की विशेषताएं क्या है, निबंधों की विशेषताएं क्या है, ये हमें जो है बहुत अच्छे से देखना है मित्रों। वैसे ये युग जो है इसमें निबंधकारों का आरोही क्रम कौन सा है, निबंधकार जो हैं उनका आरोही क्रम कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है, और इसलिए इस प्रश्न को भी मैंने इस व्याख्यान में सम्मिलित कर लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो युग है इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि कौन सा शुक्लोत्तर कालीन निबंधकार है, कौन सा नहीं है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें महत्वपूर्ण होंगे कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय। इसमें महत्वपूर्ण होंगे विद्यानिवास मिश्र। ये तीनों तो क्रम से जो है ललित निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र। मित्रों ये युग जो है इसमें करीबन 400 निबंधकार हैं, 400 निबंधकार हैं। सबसे बड़ा युग ये माना जाता है। जब पुरानी परीक्षाओं के पैटर्न को मैंने देखा तो उसमें 30 से 40 जो निबंधकार हैं, अभी तक 19 से प्रश्न आया है, इसलिए हम अधिकतर जो है वो 40 से 50 के आसपास इस युग में पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, उसके विषय में हमें जानना चाहिए। और मित्रों इस युग में एक और व्यक्ति जो निबंधों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे। बहुत महत्वपूर्ण है। इस युग के निबंधकारों में एक और व्यक्ति मैं आपको महत्वपूर्ण दे रहा हूं, वो है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां अभी अभी पूछा गया। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। नंदुलारे वाजपेयी, हालांकि छायावाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, लेकिन यहां पर भी इनका बड़ा महत्वपूर्ण नंदुलारे वाजपेयी, वाजपेयी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें मुक्तिबोध भी है, मुक्तिबोध भी है, और प्रभाकर माचवे भी इसमें है। प्रभाकर माचवे, जहां से प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वो हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा वैसे साहित्यकार हैं लेकिन प्रगतिवादी निबंधकार माने जाते हैं। मित्रों इसमें एक महत्वपूर्ण और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि हरिशंकर परसाई भी इसी में आएंगे। तो बहुत सारे निबंधकार हैं जिनको हम क्रम से देखेंगे और बहुत अच्छे से इस व्याख्यान को हम लोग समझेंगे। सर क्लास चल नहीं रही है,
क्या क्लास नहीं चल रही है? एक बार सभी साथी मुझे बता दें। अभी इतने लोग लाइव हैं तो ये कैसे लाइव हैं फिर बताइएगा। एक बार सभी साथी ये सुनिश्चित कर लें मित्रों, क्लास नहीं चल रही है क्या? बताइएगा, क्या कोई समस्या आ रही है? बताइए। मनोवैज्ञानिक निबंधकार भी इसी में आएंगे। यशपाल हो चाहे इलाचंद जोशी हो, आप सभी साथी एक बार ये सुनिश्चित कर लें क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या क्लास में कोई विघ्न है? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। शायद क्लास नहीं चल रही है मुझे लग रहा है। क्या हमें वापस आना चाहिए? एक बार आप लोग सुनिश्चित करें क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। कोई समस्या आ रही है तो बताइएगा। चलिए मित्रों, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बता दें कि मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से आ रही है। लाइव क्लास देखने की आज इच्छा हुई है, चलिए अच्छी बात है। एक बार ये बताइए क्या मैं आपको दिख रहा हूं, अच्छे से क्लास चल रही है? ओके, चलिए मित्रों एक बार हम वापस जो है मैं आपको जोड़ देता हूं। आधुनिक कालीन गद्य विधाओं की हम बात कर रहे हैं, निबंध भाग 8 है। आज हम शुक्लोत्तर युगीन निबंध की बात करेंगे। 3 युग हम पहले निबंध के पढ़ चुके हैं। चलिए मित्रों, आवाज आ रही है? चलिए अब बहुत शांति से इस व्याख्यान को सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान होने वाला है। मित्रों ये आज का जो व्याख्यान है इसमें हम लोग देखिएगा निबंधों की विशेषताएं क्या है, शुक्लोत्तर युग के निबंधों की, कैसे निबंध लिखे गए, निबंधकारों का आरोही क्रम क्या है इस युग में, यह प्रश्न कई बार आता है और इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने आपको कहा कि यहां पर करीबन करीबन 400 निबंधकार हैं लगभग, लेकिन जब पुरानी परीक्षाओं को देखा गया तो 30 से 40 निबंधकार जो है वो अति महत्वपूर्ण है। और उसमें भी यदि हम देखें तो आप ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये तो ललित निबंधों की त्रयी है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्जय इसमें आते हैं, दिनकर है। देखो वैसे इसके अंदर जो है वो जैनेन्द्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, यशपाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, यशपाल बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकी राय इस युग के बहुत अच्छे निबंधकार हैं, विवेकी राय। तो आपको ध्यान रखना है, एक वो अथातो सौंदर्य जिज्ञासा जिन्होंने लिखी वो रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ। तो ये कुछ निबंधकार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, इनका क्रम में अभी आपको बता दूंगा। हरिशंकर परसाई, तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्जय, दिनकर, महादेव वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तब लगता है याद हूं बेटा, ये जितने भी राम, ये आपके जो भी प्रश्न है ना ये हम बाद में लेंगे, अभी आज बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है, समझो आप लोग। तो इसलिए इस व्याख्यान के बाद में आपकी जो समस्याएं होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके चलेगा। इस युग के निबंधकार कौन कौन से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। ये तीनों जो है ललित निबंधों की त्रयी है, ललित निबंधों की त्रयी है। ये ललित, ये प्रश्न भी आया गया है, आया पूछा गया है कि त्रयी है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अज्जय बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ेंगे। कुबेरनाथ राय लिखा कि नहीं लिखा? मैंने लिख दिया ना, हाँ। दिनकर बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, महादेव वर्मा भी महत्वपूर्ण है, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नगेंद्र इस युग के बड़े निबंधकार हैं। हालांकि जो है इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी जो है, इनका जो है कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले यही व्यक्ति है इस युग में, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र है, यशपाल है, विवेकी राय है, रमेश कुंतल मेघ है, हरिशंकर परसाई को आप इसमें ले सकते हैं, हरिशंकर परसाई हैं। तो ये कुछ निबंधकार हैं जो इस युग की समृद्धि का कारण रहे हैं।
ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाँ, सभी साथियों को बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे। तो यहां पर अभी तक हमने क्या देखा है कि भाई ये युग जो है उसका नाम है शुक्लोत्तर युग निबंध साहित्य में, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि निबंध की जो केंद्रीय संवेदना है उसमें आचार्य शुक्ल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात बता दूं कि शुक्लोत्तर युग में, जैसे शुक्ल युग में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका निबंध साहित्य हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, चिंतामणि 4 भागों में उनका आया था। और इस शुक्लोत्तर युग में ही नहीं, संपूर्ण हिंदी निबंध साहित्य में शुक्ल के बाद सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 8 निबंध संग्रह हैं। कितने हैं? 8। अशोक के फूल हो, कल्पलता हो, विचार और वितर्क हो, जो विचार प्रवाह हो, साहित्य सहचर हो, और साहित्य सहचर हो, एक जो लास्ट में आया था जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था, आलोक पर्व, 1972 में और 1973 में उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आलोक पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर मैं ये बताना आपको ये चाह रहा हूं कि ये युग जो है इससे हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न मित्रों आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण युग है। तो ये अभी तक की भूमिका में इस युग के जो महत्वपूर्ण निबंधकार है, एक बार फिर से बोल लीजिएगा, बार बार बोलोगे याद होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, बहुत महत्वपूर्ण है, महादेव वर्मा है। यहां तक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 6। फिर उसके बाद में अब विद्यानिवास मिश्र के 50 निबंध संग्रह है, लेकिन उसमें से मैं आपको 5-7 बता दूंगा। मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, रामविलास शर्मा प्रगतिवादी हैं, नगेंद्र हैं, जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं, यशपाल जो हैं वो जैनेन्द्र वैचारिक निबंधकार हैं, और ये जो है यशपाल प्रगतिवादी भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, वैचारिक निबंधकार भी हैं। विवेकी राय हैं, रमेश कुंतल मेघ हैं, ये मार्क्सवादी निबंधकार हैं। कैसे निबंधकार हैं? अर्थात तो सौंदर्य जिज्ञासा, इनका बहुत अच्छा निबंध है। हरिशंकर परसाई है, व्यंग्य निबंधकार है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो महत्वपूर्ण हिंदी के जो हस्ताक्षर हैं वो इस युग की पहचान है। मैं अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा सिवाय जो है वो आप यदि इससे संबंधित कुछ पूछेंगे तो। मैं आपसे हमेशा अनुरोध करता हूं और ये आदेश दे रहा हूं अभी कि आप जो है क्लास के अंत में पूछेंगे तो आपको जो है मुझे प्रश्नों का उत्तर देने में अच्छा लगेगा। शुक्लोत्तर युगेंद्र जो निबंधकार है मित्रों, जिसको हम समकालीन निबंधकार भी कहते हैं, और ये 1940 से लगातार है। 4 युग हमने निबंधों में पढ़े हैं, उसमें 1940 से अब तक का युग जो है उसको हम शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार या फिर समकालीन निबंधकार कहते हैं। आचार्य रामचंद्र तिवारी जो है उन्होंने हिंदी का गद्य साहित्य लिखा, बहुत प्रामाणिक गद्य साहित्य माना जाता है। शाम को क्लास होती है, शेड्यूल यही है, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। तो मैं कुछ कह रहा था, रामचंद्र तिवारी जो है उन्होंने निबंधों का विकास क्रम में छायावादी निबंध साहित्य भी दिया है, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं है और इसलिए हमने इसको शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार ही लिखा है, और इसका समय जो है 1940 से अब तक है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इसको सीखोगे। आइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक मुख्यतः मनोविकार संबंधी निबंधों को उत्कर्ष की चरम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 जो है उसमें आरंभिक 10 निबंध जो है वो उनके मनोविकार से संबंधित निबंध थे, और आचार्य शुक्ल जो है वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं, इसमें तो कोई शंका है नहीं आप किसी को भी, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शुक्लोत्तर युग पढ़ रहे हैं। तो वहां शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी कि शुक्ल ने मुख्यतः मनोविकार संबंधी निबंधों को उत्कर्ष पर पहुंचाया था। इसलिए छायावादोत्तर काल में हिंदी निबंध अन्य दिशाओं की ओर मुड़ा, व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों की संख्या बढ़ने लगी। व्यक्तित्व व्यंजक निबंध फिर इसमें आने लगे। संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज आदि का समावेश भी निबंध में हुआ। शुक्ल युग के समाप्त होते होते हिंदी में व्यक्ति प्रधान निबंधों के लिए आधारभूमि तैयार हो चुकी थी। महत्वपूर्ण करोगे, देखो ये व्यक्ति प्रधान निबंध जो है वो आरंभ में भारतेंदु युग में लिखे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व इस समय जो है वो केंद्र में है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। शुक्लोत्तर युग जो है, शुक्लोत्तर युग में आपसे ये कोई पूछ ले, शुक्लोत्तर युगीन जो निबंध साहित्य है, युगीन निबंध साहित्य
निबंध साहित्य जो है उसका मुख्य पात्र कौन है, मुख्य चेहरा कौन है, तो वो एचपी द्विवेदी है। ये आपको ध्यान रखना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखो यहां ध्यान दो, हम जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, अजय, दिनकर, नगेंद्र और जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, जैनेन्द्र यशपाल इत्यादि। तो 3-4 तो हमें बहुत अच्छे से करना है। तो इसी समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व केंद्रीय है। इन्होंने अपनी मौलिकता से निबंध साहित्य को नई दिशा दी। इनके ललित निबंधों की कल्पनाशीलता रोमांटिक भावबोध पैदा करती है। इनके निबंधों में नाटकीयता का गहरा अनुभव मिलता है। किसी बात को जितनी गहराई में जाते हैं उतने ही सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये तो बात हो गई एक भूमिका की। मित्रों आइएगा, अब मैं बात करूंगा कि शुक्लोत्तर युग के जो निबंध हैं उनकी विशेषताएं क्या है। पहली बात तो साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंधों को प्रमुखता दी गई। साहित्यिक अर्थात साहित्यिक विधाओं पर और आलोचनात्मक निबंधों को प्रमुखता दी गई। विषय की विविधता थी, चाहे इतिहास हो, दर्शन हो, कला हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, सब पर निबंध लिखा गया। मनुष्य जो है यहां इस निबंध काल जो है उसमें मनुष्य जो है बिल्कुल केंद्र में था। मनुष्य बिल्कुल केंद्र में था, यह आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह किसने कहा था? साहित्य का लक्ष्य है। यह किसने घोषणा करी थी? और यह निबंध भी है। और यह निबंध किसका है आप बताइएगा, यह पूछा गया है, यह निबंध किसका है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। संवेदनशीलता का मतलब है कि जो आम मनुष्य है उसकी भावनाओं को केंद्र में रख करके शुक्लोत्तर युग में निबंध लिखे गए। समसामयिक समस्याओं का चित्रण इस कालखंड में हुआ, यह आपको ध्यान रखना। पहले मुझे बताओ, मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, यह जो है वो किसका निबंध है? यह घोषणा किसकी है? उनके संपूर्ण साहित्य का बीज है, ये बीज बिंदु है, ये बीज बिंदु है। ये कौन से साहित्यकार की बात कर रहा हूं बता दो। तो नवीन शिल्प विधान था, अर्थात जैसे क्योंकि छायावाद के आगे जो है प्रयोगवाद आता है, तो प्रयोगवाद का जो काल था उसी का आसपास का शुक्लोत्तर आचार्य शुक्ल का नहीं है। ये साहित्य ही मनुष्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये शुक्ल का तो नहीं है। हजारी प्रोफेसर अजमेर, अरे वाह, अजमेर से भी जुड़े हुए हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की यही विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। निबंधों की प्रमुख विशेषता यदि आपसे पूछ ले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो मित्रों मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, ये मुख्य विशेषता है। और दूसरी बात, इसमें मनोविश्लेषणात्मक निबंध भी लिखे गए, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये बातें हो गई। अब मैं यहां पर आपसे बात करूंगा कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों का आरोही क्रम क्या है। हमने अभी अभी आपको यह कहा था कि इस युग में करीबन 400 निबंधकार हैं। तो मित्रों मैं यहां पर, आप मैया पाठशाला से जुड़े हुए हैं, मेरा दायित्व यह बनता है कि मैं अभी आपको विद्वान नहीं, परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको समर्थ बनाऊं। और इसलिए मैं जब कोई भी क्लास लेता हूं तो उसमें तमाम जो भारतवर्ष की जो परीक्षाएं आयोजित होती है, मुख्य परीक्षाएं, उनको हम देखते हैं तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको कहा कि इसमें 400 निबंधकार हैं, लेकिन हम जो है वो टोटली 30-40 पढ़ने वाले हैं। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन आश्वस्त ये दे सकता हूं कि जो है वो इसके बाहर जो है प्रश्न आना जो है संभव नहीं है। देखो रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको ध्यान रखना है। गेहूं और गुलाब किसका निबंध है बताओ? गेहूं और गुलाब, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। गेहूं और गुलाब, इन्होंने निबंध ज्यादा नहीं लिखे हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। मुझे बताओ कि गेहूं और गुलाब किसका निबंध है? एक निबंध और जो है वो इनका है वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, वाणी विनायको। तो ये दो ही निबंध इनके आप ध्यान रख सकते हो। बता देता हूं, रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं, चलेगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्योंकि 1896 में शुक्लोत्तर युगीन जो निबंधकार हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, हाँ, माटी की मूर्तें, अरे वाह, ये इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये प्रश्न आता है, उसमें हम पढ़ चुके हैं। आइएगा, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है
देखो 1896 में, क्योंकि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों का आरोही क्रम हम देख रहे हैं। सबसे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी आते हैं। गेहूं और गुलाब वंदे वाणी विनायको, ये दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। इलाचन जोशी जो है मित्रों, ये मनोवैज्ञानिक निबंधकारी हैं, 1902 से 1903। कुछ पुस्तकों में इनका जो है जन्म 1903 से 1982 दे रखा है, लेकिन हमने 1902 ही लिया है क्योंकि रामचंद्र तिवारी जो है वो ऐसा लिख रहे हैं, इसलिए गद्य साहित्य में हमने उनको प्रामाणिक मान लिया। यशपाल जी जो हैं वो हमें ध्यान रखना है कि प्रगतिवादी और वैचारिक निबंधकार है। प्रगतिवादी वैचारिक निबंधकार है। रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं ये भी ललित निबंधकार है। अब ललित निबंध क्या होते हैं इसके बारे में मत पूछना, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका था। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, ये वस्तुतः तो वैचारिक निबंधकार हैं, बाकी इनके साहित्य में तो मनोविज्ञान तो आना ही है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1906 से 1995। नंद दुलारे वाजपेयी, छायावाद की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। नई कविता इनका एक निबंध है बहुत महत्वपूर्ण। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस युग के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो काल क्रम से 1907 में आते हैं, इसलिए यहां 8वें नंबर पे आ गए हैं। 1907 से 1979। रामवृक्ष बेनीपुरी, इलाचन जोशी, यशपाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साकेत कल से शुरू कर दूंगा। महादेव वर्मा, श्रृंखला की कड़ियां, बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्त्री सशक्तिकरण जो है यहीं से एक तरह से जो है आरंभिक हम मानते हैं। श्रृंखला की कड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है, और बाकी जो है संस्मरण और रेखा चित्र में ये ज्यादा है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक है, आप सभी साथी जानते हैं, 1907 में हालावाद। अब देखो 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी 1907, महादेव वर्मा 1907, हरिवंश राय बच्चन 1907, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो 1908, और फिर अजय 1911। रामविलास शर्मा हम जानते हैं ये प्रगतिवादी विचारक है, सबसे सशक्त प्रगतिवादी, यूं कह सकता हूं कि सबसे सशक्त प्रगतिवादी विचारक यही माने जाते हैं। इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर नगेंद्र महत्वपूर्ण है, साहित्यकार है। गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नैमिचंद जैन, हरिशंकर परसाई, विवेकी राय, विजय देव नारायण शाही, रामदरस मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, उपन्यास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यहां महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, निर्मल वर्मा, शरद जोशी, रमेश कुंतल मेघ और कुबेरनाथ राय। मित्रों यहां पर देखोगे आप 30 निबंधकारों का हमने क्रम दिया है। अब मैं आपको इसमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं वो आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। कंचन बेटा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका कमेंट कि सर ये क्लास फर्स्ट ग्रेड की है क्या। मित्रों जब आप किसी परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं, आपका ये बहुत बड़ा सपना है, और ये सत्यता तो यही है, बाकी आपको अच्छा लगे कि नहीं लगे मेरी जो है बात वो अलग बात है। लाखों विद्यार्थी लड़ रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड में क्या निबंध है कि नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में गद्य विधाओं में निबंध तो आता ही आता है, सबसे महत्वपूर्ण है। पुराने प्रश्न पत्र देखिएगा, और इसलिए आपकी क्लास से बहुत हेल्प हुई है, बहुत अच्छा है ना, आगे भी होती रहेगी, बस सफल होइएगा। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि आप लोग सिलेबस तो देखो, पाठ्यक्रम तो देखो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, ईएमआरएस, तमाम परीक्षाएं जो हैं वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। अब सुनो, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि आपको कौन कौन से देखने। देखो रामवृक्ष बेनीपुरी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दो याद रख लो, गेहूं और गुलाब वंदे वाणी विनायको। इलाचन जोशी जो हैं वो छोड़ सकते हैं। यशपाल को थोड़ा सा महत्वपूर्ण कर सकते हैं अपन, जैनेन्द्र को महत्वपूर्ण कर सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं। सबसे वेरी मोस्ट जो है इस युग के हम लोग बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ललित निबंधकार हैं मित्रों अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार पर्वा, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व, 8 निबंध संग्रह है। एक मध्यकालीन धर्म साधना कुछ ऐसा नाम भी है। महादेव वर्मा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हां बता दूंगा इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय बच्चन नहीं। रामधारी सिंह दिनकर बहुत महत्वपूर्ण है। अजय वेरी मोस्ट है। रामविलास शर्मा मोस्ट है। डॉक्टर नगेंद्र वेरी मोस्ट है। विचार और अनुभूति इनका ही है।
मुक्तिबोध जो है महत्वपूर्ण किया जा सकता है, प्रभाकर माचवे को छोड़ सकते हैं। हरिशंकर प्रसाई बहुत महत्वपूर्ण है, विवेकी राय महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। रामदास मिश्र जो हैं उनको छोड़ सकते हैं। धर्मवीर भारती को निबंध साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यानिवास मिश्र महत्वपूर्ण है। इनके करीबन करीबन जो है, वैसे 40 निबंध संग्रह हमने लिखे हैं, बाकी 50 के आसपास है। निबंध संग्रह की बात कर रहा हूं मैं, निबंधों की नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और ललित निबंधकार की दृष्टि से इनका नाम सर्वोपरि है। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद में नामवर सिंह छोड़ सकते हैं। निर्मल वर्मा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, कहानी आंदोलन में तो जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यहां पर तो जो है एक दो निबंध है उनके बहुत महत्वपूर्ण, वो बात कर लेंगे। शरद जोशी महत्वपूर्ण नहीं है। रमेश कुंतल मेघ जो है, उनका एक निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। वो हमेशा ही पूछा जाता है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। तो ये कुछ लोग थे। कुबेरनाथ राय महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ललित निबंधकार है, ललित निबंधकार है। चलिए बताइएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मुकुट भीग रहा है, किसका निबंध है बताओ? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका निबंध है, आप लोग बताइएगा। विद्यानिवास का। अरे वाह, प्रथम श्रेणी में मैथिली शरण गुप्त की साकेत है। हाँ, कल से जो है वो, कल से साकेत शुरू कर रहा हूं। विद्यानिवास मिश्र, इसका मतलब जिन लोगों ने आपको लगा कि कुबेरनाथ राय लास्ट में पढ़ाया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कुबेरनाथ कह रहे हो, गलत हो। वो है विद्यानिवास मिश्र का, विद्यानिवास मिश्र का। एक इनका, वैसे तो बहुत सारे निबंध है इनके, लेकिन जो है बसंत आ गया है और कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया है कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया है कोई उत्कंठा नहीं, आ गया है कोई उत्कंठा नहीं। ये भी जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, विद्यानिवास का, कोई उत्कंठा नहीं। लेकिन केवल बसंत आ गया है, यदि मैं आपसे पूछूं कि केवल बसंत आ गया है, ये निबंध किसका है, बता सकता है कोई? केवल बसंत आ गया है, ये निबंध किसका है? बसंत आ गया है कोई उत्कंठा नहीं, उत्कंठा है, उत्कंठा नहीं, यहां पर उत्कंठा, उत्कंठा सॉरी, उत्कंठा नहीं, ये तो जो है विद्यानिवास मिश्र का है। और बसंत आ गया है, ये किसका है? आप लोग बताएंगे, बताइएगा। बसंत आ गया है, ये किसका है? अभी जितने भी साथी जो लाइव देख रहे हैं, क्या ये बता सकता है मुझे कि बसंत आ गया है? महत्वपूर्ण है ये किसका निबंध है? और बता दूं कि ये 1942 में लिखा गया, और जिसने लिखा उनका ये पहला निबंध था, पहला निबंध, उनका ये पहला निबंध था। निर्मल का नहीं है, नहीं है। और कोई बताइएगा? अरे वाह, वेरी गुड, हर्ष जोया, बहुत बढ़िया। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला निबंध है, ध्यान रखना। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला निबंध संग्रह पूछ ले, अभी बात करेंगे खैर, निबंध संग्रह पूछ ले तो वो कौन सा है बताएंगे, बताएंगे आप लोग, और वो है अशोक का फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल, प्राकृतिक निबंध में इसको गिना जाता है। चलेगा, तो ये कुछ सामान्य जानकारियां थी मित्रों, यहां से हमने शुरू किया। आज का जो सत्र है उसमें हमने देखा शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार को हम पढ़ रहे हैं, और इनकी कुछ विशेषताएं थी उसके बारे में हमने बात करी। और ये जो है उनके निबंधकारों का आरोही क्रम है: रामवृक्ष बैनिचपुरी, इलाचंद जोशी, यशपाल, वासुदेव शरण, जैनेन्द्र, नहीं यशपाल, हाँ जैनेन्द्र, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा, बच्चन को छोड़ सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, अज्जे हैं, रामविलास शर्मा हैं, इंद्रनाथ मदान इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, नागेंद्र है, मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे हैं, नेमिचंद जैन है, विजय देव नारायण साई, नहीं नेमिचंद जैन, विवेकी राय, नेमिचंद जैन, हरिशंकर प्रसाई, फिर विवेकी राय, विजय देव नारायण शाही और देव, तो रामदरस मिश्र है, श्रीलाल शुक्ल है, धर्मवीर भारती है, विद्यानिवास मिश्र है, नामवर निर्मल दो न है, शरद, रमेश और कुबेर। तो इसको आप बहुत महत्वपूर्ण ढंग से याद कर लोगे। और अब हम आज जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आप सभी साथी बहुत अच्छे से इनको जो है मुझे सुनेंगे।
मित्रों बताइएगा कि व्योमकेश दरवेश कौन है? व्योमकेश दरवेश ये उपनाम किसका है? एक नाम जो है इनका समझ गए, खैर आप, आधुनिक बाण भट्ट है। आधुनिक बाण भट्ट है, ललित निबंधकार है, ललित निबंधकार है, और शुक्ल के बाद में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है। बाद सर्वश्रेष्ठ है। पहला इनका निबंध जो है वो तो है बसंत आ गया 1942, बसंत आ गया। और पहला इनका निबंध संग्रह जो है वो है अशोक के फूल, अशोक के फूल। सबसे महत्वपूर्ण जो इनका निबंध संग्रह है वो है कल्पलता। कल्प अशोक के फूल में 21 निबंध है, कल्पलता। और इस कल्पलता के बाद में जो है वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आलोक पर्व। और आलोक पर्व जो ये है ये 1972 में ये आया है निबंध संग्रह, और 1973 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वैद्यनाथ द्विवेदी बचपन का नाम, हां बैजनाथ भी है। अच्छा, वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है बताओ तो? वैद्यनाथ द्विवेदी तो इनका है, तो वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है बताओ? बताओ, वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है बताओ? नागार्जुन, अरे वाह कुलदीप, बहुत बढ़िया, नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र जो है वो द्विवेदी तो ये है, और मिश्र जो है वो नागार्जुन है। आधुनिक कबीर भी है ये, आप जानते हैं। खैर हम विषय से हटना नहीं चाह रहे। तो पहली बात तो यह है कि व्योमकेश दरवेश जो है इनका उपनाम है। आधुनिक बाण भट्ट भी इनको कहा जाता है। निबंधकारों की दृष्टि से ये ललित निबंधकार हैं। शुक्ल के बाद हिंदी में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है, प्रणाम कीजिएगा। पहला निबंध है इनका बसंत आ गया, निबंध संग्रह इनके 8 है। पहला निबंध संग्रह इनका अशोक के फूल है। कल्पलता जो है वो इनका एक निबंध संग्रह है और बहुत महत्वपूर्ण है। आलोक पर्व 1972 में आया, साहित्य अकादमी मिल गया। कुटज इनका निबंध भी है, निबंध संग्रह भी है। विचार और वितर्क इनका एक निबंध संग्रह है, 1957 में आता है। और एक विचार प्रवाह है, वो 1959 में आता है। एक साहित्य सहचर है, साहित्य सहचर। तो ये 8 जो है इनके निबंध संग्रह हैं। कौन से निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण है, हाँ बेटा सब कराऊंगा। पूजा में देखो थोड़ा सा व्यस्त हूं, बस मैं आपसे, छोटे हो आप मेरे से, लेकिन माफी मांग लेता हूं। बस मैं चाहता बहुत हूं कि आप लोगों की हेल्प करूं और समय पे कोर्स हो, लेकिन मेरी थोड़ी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिसके कारण मैं जैसे ही समय मिलता है आपके साथ आ जाता हूं। चलो, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम शुरू कर रहे हैं। तैयार हैं सब लोग? आइएगा। ललित निबंधकार जो है द्विवेदी जी का जन्म जो है 19 अगस्त, कहां हुआ था बताओगे कोई? कहां हुआ था? कहां हुआ था? बहुत अच्छे से मैंने कराया ये। तो 1907 में ही महादेव वर्मा का जन्म होता है। दिनकर जी का 1908 में होता है, 1907 ईस्वी, और निधन 19 मई 1979 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी के बाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं, लगभग 200 निबंध लिखे हैं। इनका एक हजारी प्रसाद ग्रंथावली 11 खंडों में प्रकाशित हुई, और उसमें हाँ आरत दुबे का छपरा, वलिया जिला, उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। ऐसे साथी जो है मुझे मिले हैं, ईश्वर आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। हिंदी को एक तो ऐसे साथी हैं जो बहुत जो है वो दबाव में पढ़ते हैं, एक उसको आनंद के साथ पढ़ते हैं। और हिंदी पढ़ने वाले का मस्तिष्क कभी डीएक्टिवेट नहीं हो सकता, जितना मुझे लगता है। बलिया, हाँ उत्तर प्रदेश। कुछ बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली जो है उसमें 194 निबंध है, 194 निबंध है। उसके भाग 9 और 10 में उनका वो है। इनका प्रथम निबंध जो है बसंत आ गया है, बसंत आ गया 1942 में प्रकाशित हुआ। पहला निबंध संग्रह जो है वो अशोक के फूल है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि 1948 में आया था। 1948 में 21 निबंध इनके कुल उसमें थे। आचार्य रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि द्विवेदी जी निर्विवाद रूप से छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, बलिया उत्तर प्रदेश में।
कि रामचंद्र तिवारी ने निबंध साहित्य का जो विभाजन किया है उसमें छायावाद और छायावादोत्तर निबंध के रूप से किया है। लेकिन हम क्योंकि नागरिक प्रसारणी सभा काशी जो है, क्योंकि बहुत सारे विद्वजन ने मिलकर के जो है वो उसको लिखा था और इसलिए प्रामाणिक जो है हम उसी को मान रहे हैं, इसलिए हम ऐसा विभाजन नहीं कर रहे। लेकिन आचार्य रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं कि छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ है और नागरिक प्रसारणी सभा काशी ये कह रही है कि शुक्ल के बाद पूरे हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनके निबंधों की आधार भूमि है भारतीय संस्कृति, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये लोग वो हैं जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिकता की दृष्टि से इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनके साहित्य में। किसी भी पुष्प, पौधे, पशु या पक्षी को माध्यम बनाकर एक मनोरम भावभूमि की सृष्टि करते हुए भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेने के लिए एक सहज व्यापार जो है इनके निबंध साहित्य में हम लोग देख सकते हैं। आम फिर बोरा गए, शिरीष के फूल और अशोक के फूल इनके प्राकृतिक पशु, पक्षी और पुष्पों से जुड़े हुए निबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। एक निबंध जो इनका ज्योतिष विशेष जो निबंध है वो जो है भारतीय फलित ज्योतिष, भारतीय फलित ज्योतिष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो भावभूमि की सृष्टि करते हुए भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेना इनके लिए एक सहज व्यापार है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इनकी ये उद्घोषणा है, ध्यान रखना। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं इनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो इनका एक निबंध है मित्रों, कुटज, जो 1960 में आया था। कुटज निबंध संग्रह तो 1964 में आया था, लेकिन ये 1960 में आया था और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। ललित निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने विचार परक निबंध भी लिखे हैं, शोध परक निबंध भी, भाषा सर्वेक्षण इनका एक निबंध है मित्रों, भाषा सर्वेक्षण, ये ध्यान रखना है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी थी आप मुझे बताएंगे? हमारी आज के हिंदी के महान गुरु। बिल्कुल, चलिए मित्रों, ये आप सब साथियों की जो है स्नेह है, मैं प्रयास करता हूं कि आप तक मेरी बात हृदय तक पहुंच जाए, सीधी स्पष्ट रूप से पहुंच जाए, बस मेरा ये उद्देश्य है। तो भाषा सर्वेक्षण इस दृष्टि से इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। समस्यात्मक दृष्टि से इन्होंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके हिंदी के प्रचार की समस्या, इसको लेकर के निबंध लिखा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टियां हैं। तो नगेंद्र ऐसी बात कहते हैं। निबंध संग्रह की बात करेंगे, 8 के 8 आपको याद करने हैं। और सौरभ मिश्रा कह रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र की पीडीएफ अभी बीच में क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो सौरभ ये बताओ, डांट खानी है। और दूसरी बात जो है, पुस्तक होती है, पीडीएफ में यदि आपको लगता है कि पर्याप्त है तो ठीक है। हाँ, ग्रियर्सन, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रियर्सन की है, और भाषा सर्वेक्षण इनका निबंध है हजारी प्रसाद का। तो पहली बात तो 8 निबंध संग्रह आप लोगों को तैयार होना है, यही याद कराऊंगा। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। कुटज महत्वपूर्ण है, साहित्य से अक्षर और आलोक पर, मित्रों सबसे महत्वपूर्ण है ये। लेकिन इनको आलोक पर ऊपर 1972 में आया ये, और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछा यह भी जाता है विचार और वितर्क। अच्छा, विचार और विवेचन किसका निबंध है? विचार और विवेचन, एक विचार और अनुभूति, यह भी बताओ किसका है? विचार और अनुभूति, मैं हिंट दे देता हूं, किसी साहित्यकार का ही है, कवि लेखक कवि का नहीं है, यह ध्यान रखना। विचार विवेचन, विचार और नहीं है, विचार विवेचन है। विचार विवेचन और विचार और अनुभूति, ये किसके निबंध है बताइएगा? अरे वाह, मनीषा, अच्छा आप अच्छा बताते हैं। संतोष राठौड़, नगेंद्र, बिल्कुल सही है। याद रखना, विचार विवेचन और विचार और अनुभूति, ये तो हैं डॉक्टर नगेंद्र के। और मित्रों, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, ये जो है महत्वपूर्ण तो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। कुटज, ये बहुत, इसमें कुटज जो निबंध है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो इसमें कुटज निबंध है वो महत्वपूर्ण है। विचार विवेचन
और विचार और अनुभूति नगेंद्र का है, विचार और वितर्क और विचार प्रभाव हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दोनों साहित्यकार हैं, ऐसे याद रख लेना, आलोचक है, यूं समझ लो। साहित्य सहचर 12 निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये ध्यान रखना। आलोक पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो अशोक के फूल जो है कल्पलता में मिलते थे और उससे धर्म साधना करते हुए विचारों के साथ कुटज जो है वो साहित्य बनकर के आलोक पर्व में स्थापित हो गया। आप कैसे भी इसका कोई ट्रिक बना लीजिएगा और इसको जरूर से आप लोग याद रखें, मेरे कहने से यहां से आपको 2 नंबर जरूर मिल सकते हैं मित्रों। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। तो ये 8 निबंध जो है संग्रह है इनके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में अशोक के फूल जो है इसमें कौन कौन से निबंध संकलित हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हम इसमें जो है अशोक के फूल में 21 निबंध है, कल्पलता में 21 निबंध है, ये पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, सारे नहीं पढ़ेंगे। मध्यकालीन धर्म साधना 20 निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। विचार और वितर्क 28 निबंध है, इसमें से महत्वपूर्ण जो होंगे वो हम देखेंगे। विचार प्रभाव में महत्वपूर्ण होंगे वो हम देखेंगे, कुटज में देखेंगे। साहित्य सहचर में 12 निबंध है, लेकिन इसको हम इसमें अंदर कौन से निबंध है नहीं देखेंगे। आलोक पर्व ये इनका सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण है कल्पलता के बाद में, इसको भी हम देख लेंगे। तो ये बात हो गई। आइएगा, अशोक के फूल जो है इसमें संकलित कौन कौन से निबंध है, आइएगा मेरे साथ बोलिएगा मित्रों। एक तो अशोक के फूल ये निबंध संग्रह भी है और निबंध भी है। 21 निबंध है इसमें कुल अशोक के फूल में। देखो अभी दिखाया आरंभ में 21 निबंध है और अशोक के फूल में 21 निबंध है। अशोक के फूल, एक बसंत आ गया 1942 में लिखा गया था, ये 1948 में आया था, और ये लिखा है ना इसमें 1948, हाँ 1948 में आया था। और ये जो है 1942 में आया था, लेकिन इसमें संकलित हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लेखन का केंद्र बिंदु है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि मूल विचार है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर जोड़ने की माया नेट में पूछा गया है, घर जोड़ने की माया नेट में पूछा गया है, ध्यान रखना। संस्कृत का साहित्य छोड़ सकते हैं। तो अशोक के फूल में 21 निबंध हैं और 21 में अशोक के फूल, बसंत आ गया, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली भी याद रखना, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, और घर जोड़ने की माया, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। चलेगा, कल्पलता 20 निबंध है मित्रों, और देखो 20 निबंध है इसमें, और 1951 में, ये 52 में, 1957 में, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ये कई बार इनका आरोही क्रम पूछ लिया जाता है इनके निबंध संग्रह का, तो इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये कौन सा सन है, क्या है, ये आप विशेष रूप से याद रखोगे। तो कल्पलता जो है उसमें 20 निबंध है। कितने निबंध हैं? 20 है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये मनुष्य की जो बर्बर प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य की बर्बर और हिंसक प्रवृत्तियां जो है उसके सूचक है। ये बर्बर और हिंसक प्रवृत्तियां पढ़ा चुका हूं। आम बोरा गए, ये प्राकृतिक निबंध है इनका, बहुत महत्वपूर्ण है। शिरीष के फूल, ये भी प्राकृतिक निबंध में आता है। साहित्य का नया कदम और ठाकुर जी की बटोर, ठाकुर जी की बटोर भी अभी पूछा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। विचार और वितर्क, इसमें 28 निबंध है। कितने निबंध है? 28 निबंध है, ये ध्यान रखना। संकलित प्रमुख निबंध जो है वो साहित्य का प्रयोजन, लोक कल्याण, हिंदी का भक्ति साहित्य, ये महत्वपूर्ण है, और साहित्य के नए मूल्य, सारे महत्वपूर्ण है, तीनों महत्वपूर्ण कर लो, तीनों ही मोस्ट कर लो। कितने निबंध है इसमें? 28 निबंध, अभी हमने देखा इसमें 28 निबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में विचार प्रभाव, पहले में 21 है, दूसरे में 21 है, फिर 20 है, और फिर इसमें 28 आ गया, इसमें वापस 21 है, 21 निबंध है। और ये विचार प्रभाव, इसमें संकलित जो निबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व भाषा हिंदी, साहित्य में मौलिकता का प्रश्न नेट इत्यादि में कई बार पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट करोगे। साहित्य में व्यक्ति और समष्टि, व्यक्ति का मतलब व्यष्टि और समष्टि का मतलब समूह। कुटज मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, ये निबंध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखेंगे हम लोग कुटज जो है 16 निबंध है। 1964 में
ये जो है संग्रह आया। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि कुटज निबंध ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये कुटज निबंध 1960 में, निबंध लिख देता हूं ऊपर, ये 1960 में है और निबंध संग्रह 1964 में है, ध्यान रख लेना। कुटज देवदारू महत्वपूर्ण है, फिर से सोचने की आवश्यकता है। हिंदी का वर्तमान और भविष्य मोस्ट इंपोर्टेंट करोगे, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद छोड़ सकते हैं। आलोक पर्व मोस्ट इंपोर्टेंट संग्रह है मित्रों, 1972 में है, अंत में है, सबसे लास्ट में है, और इसमें 14 निबंध है। आलोक पर्व जिसमें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। 79 में ये संसार से अलविदा हो जाते हैं, 72 में इनका अंतिम निबंध संग्रह आता है। प्रमुख निबंध इनमें कौन कौन से हैं, तो व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका उपनाम तो है व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश, लेकिन इन्होंने जो निबंध लिखा आप सभी साथी जानते हैं ना, ये आधुनिक बाण भट्ट है। इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा नाम से बहुत सुंदर उपन्यास लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो व्योमकेश दरवेश इसके कारण ही है वो, और आधुनिक बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट की आत्मकथा नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा था। बेटा सेकंड ग्रेड के लिए बुक बताना जी, बिल्कुल बता दूंगा जी, लेकिन हमेशा बताता हूं जी, है ना। आप जो है ऐप पर पढ़ रहे हैं ना, ऐप पर आजकल मैंने एक बुक कॉर्नर बना दिया है, उस बुक कॉर्नर में जाकर के देखोगे सारी मेरी बुक्स आपको दिखेगी वहां पर, और उसके लिंक भी दिखेंगे। यदि आप कहीं से भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो आप उस लिंक पर जाकर के अपनी पुस्तक जो है उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। चलिएगा, आलोक पर्व की बात कर रहे हैं हम, तो एक तो ये निबंध हो गया। एक हिमालय मित्रों बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, ठेले पर हिमालय, ये किसका निबंध है भाई? ठेले पर हिमालय बताओ, ये किसका है बता दो। भाषा सर्वेक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्राचीन ज्योतिष, प्राचीन भारतीय प्राचीन ज्योतिष और प्राचीन ज्योतिष एक बात है। मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति और हिंदी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो ये हो गया इनके प्रमुख 8 निबंध संग्रह थे मित्रों। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अच्छा मुझे बताओ कि गंधमादन जो है वो किसका निबंध संग्रह है? पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए वही पूछ रहा हूं जो पढ़ा चुका हूं। गंधमादन ये आपके पाठ्यक्रम में भी है, बताइएगा। गंधमादन किसका निबंध संग्रह है? अरे कुबेरनाथ, वेरी गुड। राघवः करुणो रसः, राघवः करुणो रसः, ये इसी में संकलित है ना, कुबेरनाथ राय। हिंदी को मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि आप इसको मतलब ऐसे समझो कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है और मैं कितनी चीजों को सीख सकता हूं। उस दृष्टि से आपको जब इसका विचार करेंगे तो फिर आपको बड़ा आनंद आएगा, और फिर आपके दिमाग में ये रहेगा कि अरे राम इतने चीजें याद करनी है, तो फिर कभी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, तो साथ साथ में हम जो है वो इस प्रकार की चीजें करते हैं, थोड़ी अच्छा होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को विषय के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। ये सारे निबंध वही हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बार बार पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। प्रश्न ये भी आया हुआ है कि इनका ये निबंध जो है वो कैसा निबंध है, और इसलिए मैंने आपको कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई भी निबंध संबंधी कोई भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। साहित्यिक निबंध जो है वो साहित्य पर लिखा गया निबंध होता है। साहित्य का नया कदम, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्यिक, और साहित्य की मौलिकता का प्रश्न, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, मैं आपको बता चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा संबंधी निबंध इन्होंने 3-4 लिखे हैं, लेकिन विशेष करके मध्यकालीन हिंदी भाषा की समस्या भी लिखा है, लेकिन हिंदी प्रसार की समस्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और संस्कृत और हिंदी ये भी इनका बहुत वैज्ञानिक निबंध माना जाता है। शास्त्रीय निबंध जो है वो आलोचना का स्वतंत्र मान महत्वपूर्ण करोगे, काव्य कला महत्वपूर्ण करोगे, रस क्या है और रस का व्यवहारिक अर्थ ये भी महत्वपूर्ण करोगे, तीनों ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक निबंध जो है वो भारतीय संस्कृति की देन इनका एक निबंध है, एक संस्कृतियों का संगम है और एक भारत की सांस्कृतिक समस्या है। ज्योतिष संबंधी निबंध जो है भारतीय फलित ज्योतिष या फलित ज्योतिष, इतना दोनों नाम मिलते हैं। प्रकृति विषयक निबंध मित्रों आप समझ रहे हैं, आम फिर बोरा गए, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है इनका। शिरीष के फूल ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अशोक के फूल, तो ये इनका निबंध संग्रह भी है और पहला निबंध संग्रह है और निबंध भी है। इनका सब पूर्ण साहित्य लेखन हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली शीर्षक से 11 खंडों में प्रकाशित हुआ। 8वें से 9वें खंड जो है उसमें 194 निबंध इनके संग्रहित है। निबंध में प्रश्न कैसे आते हैं? प्रिय राम निबंध में आपसे पूछा जा सकता है कि कुबेरनाथ राय या हजारी प्रसाद
पढ़ा रहा हूं ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध साहित्य की विशेषताएं, द्विवेदी के निबंधों की विशेषताएं, पहला प्रश्न ये आएगा। ओके, विशेषताएं तो मैं आपको बता चुका हूं। फिर जो है सबसे बड़ी विशेषता तो ललित निबंधकार है, ध्यान रखना। फिर आपसे क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है, द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है, तो 4 दे देंगे या 2-2 दे देंगे, लिखित है या नहीं है, प्रश्न यह आएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का, द्विवेदी के निबंध संग्रह का आरोही क्रम क्या है, निबंध संग्रह का आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है, 8 बताया था ना मैंने। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह में कौन सा निबंध संकलित नहीं है। तो ऐसे प्रश्न की 3-4 तरह से फॉर्मेट होती है, वो मैं आपको प्रश्न इसमें दूंगा, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, पढ़ते रहो मेरे साथ बस। तो मित्रों ये अभी तक जो है हम यहां तक पढ़ चुके हैं, और आगे की स्लाइड जो है वो मैं लगवा देता हूं, और 1-2 निबंधकार हम और देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में हमने बहुत विशेष बात करी है। 8 इनके निबंध संग्रह हैं। घर जोड़ने की माया, ठाकुर की बटोर, और जो है बसंत आ गया है, शिरीष के फूल, देवदारू इत्यादि इनके महत्वपूर्ण निबंध है। भाषा सर्वेक्षण है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाँ, और कोई जब तक कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हम बात करेंगे नंद दुलारे वाजपेयी की। वाजपेयी जी छायावाद युग के श्रेष्ठ समीक्षक के रूप में विख्यात है। इनका समय 1906 से 1907 है। मित्रों देखो, वैसे कालक्रम से तो सबसे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी आते हैं 1896 में, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन हम जो है उनको इस क्रम से पढ़ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। विचार प्रधान समीक्षात्मक निबंध इन्होंने लिखे हैं। आइएगा, नंद दुलारे वाजपेयी को प्रणाम करें। निबंध इनके बहुत सारे हैं, समीक्षात्मक निबंध संग्रह है इनका। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, साथ साथ मोस्ट बताता जाता हूं, करते जाना। आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं मोस्ट है, आप ध्यान रखना। राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता मोस्ट है, ध्यान रखना। रस सिद्धांत बहुत बहुत वेरी 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 मोस्ट, ये ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978। आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा। हालांकि सर्जन शब्द ऐसे होता है, लेकिन इन्होंने जो सृजन लिखा है इसीलिए मैंने इसका उपयोग किया है। 1978। रीति और शैली और जयशंकर प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1932 से 1967 ईस्वी तक बराबर सैद्धांतिक विवेचनों और साहित्यकारों और कवियों के संबंध में अनेक व्यावहारिक समीक्षाओं के रूप में विद्वत्तापूर्ण सामग्री प्रस्तुत की। समीक्षात्मक होते हुए भी एक प्रकार की स्वच्छंद सौंदर्य चेतना के दबाव में लिखे जाने के कारण इनको लेखन निबंध श्रेणी में आ जाता है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने ये एक वस्तुतः जो है ये एक समीक्षक है वस्तुतः, या यूं कह सकता हूं आलोचक है। आलोचक आलोचना करने वाला, समीक्षक समीक्षा करने वाला। इस दृष्टि से इनको आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से 1 साल पहले जन्मे थे ये। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी महत्वपूर्ण कर लोगे, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी महत्वपूर्ण करोगे। फिर उसके नया साहित्य, नए प्रश्न, ये ध्यान रखना। यूपी पीजी बीएड कर लिया, अब शब्द शक्ति आपसे ही सीखी है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अच्छा, यूजी पीजी कर लिया, बीएड भी कर ली, अब शब्द शक्ति आपसे सीखी। बहुत सारी चीजें आप मुझसे सीख सकते हैं, चलेगा। मंजू ढाका कह रही है कि आपसे हिंदी पढ़ के सरल हो गई है। हाँ बिल्कुल, हिंदी सरल ही है। यदि देखो, हिंदी तो हमारे सपनों की भाषा है ना, आप समझो मित्रों, हिंदी में भी हम अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। एक स्वर्णिम भविष्य आपकी बाट जो रहा है। सवाल यह है कि हिंदी को अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है, चाहे लेखन हो, चाहे शैली हो, चाहे जो है भाषण कला हो, चाहे जो है वो शिक्षकीय दायित्व हो। हिंदी का बाजार सबसे बड़ा है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसलिए हम जीवन में बाजार के लिए नहीं, पैसे कमाना बाद का विषय है। जीवन में सफल होना हर व्यक्ति चाहता है, यह अनुभूति भी है, यह एक एहसास भी है।
लेकिन सत्य बात यह है कि अपने आप को किसी हीन भावना से ग्रस्त मत कीजिएगा। ग्रसित शब्द गलत होता है, ग्रस्त मत कीजिएगा। और लगातार आपको जो है वो अपने आप को, जिस भी किसी क्षेत्र में आप हैं वहां पर आपको नंबर 1 बनना है। जब मैंने हिंदी जैसा विषय चुना, संस्कृत जैसा विषय चुना, तो मुझे लोग हंसते थे कि आपको तो आईएएस बनना था। मैंने कहा मैं यहां पर आईएएस बनाऊंगा, ये बात सही है, ये मेरी दृष्टि थी। तो वी कैन डू इट और आई कैन डू इट, ये जब आप सोचते हो तो फिर जो है वी कैन डू इट, जो आई कैन डू इट है वो वी कैन डू इट में बदल जाता है। आप अकेले चलते हैं लेकिन आप बहुत सारे लोगों को एक नवीन दृष्टि जो है वो आप दे सकते हैं। शिक्षण विधियां बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए, अच्छी बात है, और पढ़ाऊंगा नहीं। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं मित्रों, ये ध्यान रखना। हिंदी साहित्य के नए प्रतिमान, एक अन्य रचना है, किसकी बता दो? नई कविता महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है। रस मीमांसा किसका, ये भी बता दो। और जो है ये बस बाकी छोड़ सकते हो, बस ये बात महत्वपूर्ण है, बाकी देख लीजिएगा। ये जो है व्यवहारिक समस्याओं वाली बात हो गई। जैनेन्द्र कुमार की बात करेंगे, वैचारिक निबंधकार है। मनोविज्ञान तो आ ही गया इनके लेखन में जैनेन्द्र जी को। जैनेन्द्र कुमार गांधीवादी होने के कारण सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण एवं हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। इसलिए बदले हुए जमाने में भी इनकी परिणतियां कहीं कहीं युगानुरूप नहीं बन पाती। इनके कुछ निर्बंध है। निर्बंध का मतलब बंधन से रहित है, निबंध के जो तत्व हैं उनसे रहित है, बंधन से रहित है। और कुछ विचार प्रधान निबंधों में इनकी अंतरंगता दिखाई पड़ती है, तो विचारात्मक निबंधों में वस्तुनिष्ठता दिखाई पड़ती है। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूंगा, चिंता मत करना। प्रस्तुत प्रश्न महत्वपूर्ण है। जड़ की बात, पूर्वोदय, मन धन है, ये मन थन नहीं है। सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार महत्वपूर्ण है, मोस्ट करोगे। इतस्ततः, वेरी मोस्ट, इतस्ततः, समय और हम महत्वपूर्ण है। परिप्रेक्ष्य और साहित्य और संस्कृति। जैनेन्द्र के निबंध प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय, मन धन और सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य और साहित्य और संस्कृति, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना। नामवर सिंह की है, सही बात है, श्रीकांत की नहीं है। और ये चलिए मित्रों, तो आज जो है हम इतना ही बात करेंगे जैनेन्द्र कुमार तक की। और मुझे उम्मीद है कि व्याख्यान जो है आपको निश्चय ही आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें अभी आपको कुछ भी यदि पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैनेन्द्र की बात करी, नंद दुलारी वाजपेयी की बात करी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी हमने बात करी। मित्रों, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। देखो, मैंने ये साहित्यिक विधाएं आपको काव्यशास्त्र के साथ भी पढ़ाई है, आप सब साथी हिंदी साहित्य के इतिहास जब आधुनिक काल पढ़ा रहा था तब भी पढ़ाई है, लेकिन अब विस्तार से हम उसको देख रहे हैं, उसमें आप और अच्छे से अपने आप को पारंगत कीजिएगा। निबंध क्लास 7 जो है अपलोड नहीं है, माना कह रही है, मोना, तो जो है वो कौन सा कोर्स है बेटा, बताओ, लिखिएगा उसमें कौन सा कोर्स है मोना, बताइएगा। देखो, इसमें जो है दो चीजें देखिएगा। इसमें एक तो जो है रिकॉर्डेड वीडियो है और इधर है लाइव। तो कई बार क्या होता है, आप लाइव में देख रहे होते हैं, कई बार रिकॉर्डेड में देख रहे होते हैं, दोनों तरफ आप देख लेंगे तो और ज्यादा सुविधा होगी। सेकंड ग्रेड में जो है, सेकंड ग्रेड में निबंध का पार्ट 7 नहीं है तो अगले 5 मिनट में हो जाएगा। साहित्य पढ़ता हूं, ऐसे लगता है कि याद नहीं रहता। हाँ राम, देखो, साहित्य जब पहली बार कोई व्यक्ति पढ़ता है तो हर व्यक्ति को प्रिय राम ऐसे ही लगता है बेटा कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन आपको ये तो याद है ना, मुझे वो याद नहीं रहता, तो ये भी याद रखने की ही एक वस्तु है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे अमुक चीज याद नहीं है, इसका मतलब वो भी तो उसको याद है। तो विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी चीज को जब काम को करने लगते हैं तो एक सकारात्मक अप्रोच के साथ आप लोग कीजिएगा। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप एक एक चीज कर सकते हैं। अपने आप में ये विश्वास आपको जगाना पड़ेगा कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। और मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूं मित्रों, हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, मनुष्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये किताबी बात नहीं है, ये मैंने मेरे जीवन जो है उससे अनुभूत किया है। मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। मेरी जहां से शिक्षा हुई, अभी 1-2 दिन में आप देखेंगे कुछ एक जो है स्मृति मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। तो हमारा जीवन जो है कैसे और कहां से शुरू हुआ कोई मायना नहीं रखता, हम जीवन में किस एटीट्यूड के साथ पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राम, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। साहित्य पहली बार किसी को याद नहीं होता, उसमें कुछ श्रृंखलाएं होती है। जैसे मान लीजिएगा मैंने आज की क्लास यहां से शुरुआत करी, मैं आपको समझाता हूं कुछ 2 मिनट।
तो पहले आपको, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार। शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार में मैंने आपको 28-30 की एक सूची दी है, लेकिन उस सूची में भी मैंने ये लिखा है कि ये कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका जो क्रम है वो ये है कि भाई आप कवि का नाम याद कीजिएगा। फिर दूसरी बात, जब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को दूसरी बार देखते हैं तो इनके कितने निबंध संग्रह आपको याद रहते हैं वो आप नोट डाउन कीजिएगा। आपके जितने प्रश्न हैं वो बाद में लूंगा, एक बार इस बच्चे की उत्तर देता हूं। सेकंड टाइम आपको खुद को स्मृति जो है आपको कितने याद रहते हैं? भाई अशोक के फूल है, कल्पलता है, मध्यकालीन धर्म साधना है, साहित्य क्षेत्र है, कुटज है, आलोक पर्व है, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह है, और जो है हो गए 8। इसमें से आपको कितने याद रहे ये आपको इधर लिख लेना है। जो याद नहीं रहा प्रयास कीजिएगा कि अच्छा उसके बाद में सर ने क्या बताया था, उसके बाद में क्या बताया था, उनका क्रम क्या था। 2 याद नहीं रहे एक बार कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में जो है मैंने आपको बताया कि भाई अशोक के फूल में 21 निबंध है, कल्पलता में 21 निबंध है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में आया था 20 निबंध है, विचार और वितर्क में 28 निबंध है। अब उसमें से आपको कितना याद रहा? तो इस प्रकार करते करते आपको एक एक चीज पर जाना चाहिए, तभी आप याद कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड 3 बार दे चुकी हूं, अब ऐसा क्या करूं कि सिलेक्ट हो जाऊं, प्लीज बताएं। मोना दशोरा पूछ रही है। देखो, हम कोई भी हमारा जो भूतकाल है उस भूतकाल को यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं तो भविष्य में एक बहुत अच्छी खासी दृष्टि हमें मिल जाती है। सवाल यह उठता है कि मान लीजिएगा कि मैंने जो है एक काम किया, जो पहली बार किया, उस पहली बार किया और उसी काम को मैंने दूसरी बार किया, दूसरी बार किया, उसी काम को मैंने तीसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया। एक सफल व्यक्ति क्या करता है कि हर बार ये जो काम है पहली बार जो किया उससे अच्छा दूसरी बार करेगा और दूसरी बार जो किया उससे तीसरी बार करेगा। जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं वो पहली बार बहुत अच्छा करते हैं, दूसरी बार गड़बड़ करते हैं, तीसरी बार बिल्कुल फेल हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं वो पहली बार जो है वो 10% शक्ति से काम करेंगे, तो दूसरी परसेंट 20% से, तीसरी बार 30% से। पहली बार जो आपने काम किया उसमें ये देखो कि कहां गलतियां हुई थी, कहां गलतियां हुई थी। जब आपने प्रथम बार द्वितीय श्रेणी दिया तब आपको यह देख लेना चाहिए था कि मैंने गलती कहां पर करी है। उस गलती को आपको नोट डाउन करना था। गलती का मतलब यह है कि क्या मैंने प्रश्न पत्र का समाधान ठीक नहीं किया, मुझे आते हुए भी क्या मैंने कुछ गलतियां की है, क्या ऐसा कोई पार्ट था जो बहुत ज्यादा कमजोर था जहां से मेरे प्रश्न गलत हुए। तो द्वितीय बार जब आप कोई काम कर रहे हो तो ये जो कहां गलतियां हुई थी ये गलतियां आपकी शिक्षक बन जाती है, ये आपको शिक्षक आपका मार्गदर्शन का काम करती है। अब आपके पास और ज्यादा अनुभव हो गया पहली बार और दूसरी बार, और पहली बार और दूसरी बार में भी यदि आप वांछित सफलता प्राप्त नहीं करते तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इसको बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करना बिल्कुल एक कौशल है। उसमें फिर से देखिएगा, अपने आप को कैलकुलेट कीजिएगा, रिकैलकुलेट कीजिएगा कि कहां पर मैंने जीवन में उसमें जो सफलता नहीं मिली और कौन सी समस्या थी जिसको मुझे और सुदृढ़ करना चाहिए। और तीसरी बार पूरा 110% आपको पूरी शक्ति के साथ उस काम में लगना चाहिए। और 3 बार में सफलता नहीं मिले इसका मतलब आप बिल्कुल रॉन्ग वे पर हैं, यही मैं आपको कहना चाहूंगा। इस दृष्टि से आपको चिंतन करना चाहिए। हाँ, शाटोत्री कविता नहीं है, जो नहीं है मंजू हो जाएगा। सर मैं तो इस बार फर्स्ट ग्रेड ही हूँ, मैं तो फर्स्ट बार ही हूँ और आपको सुनता हूँ और 7 घंटे। मैं कह रहा हूँ कि आप यदि 7 घंटे नहीं आप 4 घंटे भी मुझे रोज सुन लेंगे, बस एक बार गुरु के प्रति श्रद्धा है और वो जो कह रहे हैं वो यदि ठीक ठाक लग रहा है तो उसके अनुसार उनका अनुगमन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। हिंदी को याद करना एक कौशल जरूर मानता हूं मैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ये नहीं। चलिए मित्रों, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। और अब मैं जो थोड़ा फ्री हूं, थोड़ी क्लासों का समय देखूंगा, जितना हो सकता है मैं आपका मदद करूंगा। मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।